हेलो। 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 देखिए आपका पीए में लिखवाया जा रहा था कुछ आपका प्री के लिए जो मेन मेन आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये कितने लोग राजस्थान का फॉर्म डाले हैं भाई इसमें? और छत्तीसगढ़ SEO छत्तीसगढ़ SEO कितने लोग डाले हैं? हाँ, थोड़ा अलग से पढ़ाना पड़ेगा ना। वहाँ योजना बनाई जा रही है भाई, एग्जाम के पहले आपका दो चार सब्जेक्ट अलग से किया जाए। लिखिए भाई, देखिए आपका टीपीए में कहाँ तक चला था, उसके आगे बढ़ा जाए, आज समाप्त कर दिया जाए इसको। हाँ, नहीं हो गया था भाई। देखिए आपका 53 लिखवाना था भाई। लिखिए कपटपूर्ण अंतरण। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। मैंने यूपी में भी बना है और तमाम राज्यों में भी बना है। लिखिए भाई, सेक्शन 53 कपट पूर्ण अंतरण। पहला क्वेश्चन तो आपका मिलाने के लिए बनता है, यानी कि सेक्शन मिलाने के लिए कि कपटपूर्ण अंतरण का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 53। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है, दूसरा इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है आपका कपट तरण में, वह ये बनता है कि जो कपटपूर्ण अंतरण होगा वह शून्य होगा कि शून्यकरणीय होगा, यानी कि वाइड होगा कि वाइडेबल होगा। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा बना है, तो भाई एक लाइन बस प्री के लिए याद रखना है, वाइडेबल यानी कि शून्यकरणीय। लिखिए कपटपूर्ण अंतरण, कपटपूर्ण अंतरण लेनदारों के विकल्प पर, यानी कि क्रेडिटर लेनदारों के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, वाइडेबल। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। बहुत बार यूपीजे में आपका और तमाम राज्यों में पूछा गया है कि कपटपूर्ण अंतरण का इफेक्ट क्या होगा। अगला लिखिए भाई, धारा 53 में, धारा 53 प्रतिस्थापित धारा है। प्रतिस्थापित यानी कि पुनः परिभाषित, यानी कि नए सिरे से लिखी गई है, प्रतिस्थापित धारा है। इसे 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, इसे 1929 ईस्वी में प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। लिखिए अगला, लिखिए इसमें केस आपका पूछा जाता है और केस भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। पहला लिखिए डेरी वर्सेज पीक का केस, डेरी वर्सेज पीक, डेरी वर्सेज पीक, डेरी वर्सेज ब में पड़ी की मंत्र है भाई, पीक का केस सही है कि छोटी ही रहेगा, पीक, डेरी वर्सेज पीक का केस। लिखिए जस्टिस, जस्टिस इसमें लिखिए हरसैल, जस्टिस यानी कि न्यायाधीश हरसैल थे। लिखिए इस केस में कपट को परिभाषित किया गया, यानी कि फ्रॉड को
डिफाइन किया गया। इस केस में कपट को परिभाषित किया गया तथा कपट एवं मिथ्या व्यपदेशन में यानी कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में तथा कपट तथा मिथ्या व्यपदेशन में यानी कि फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर बताया गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से भी बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी जोड़ लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा संविदा अधिनियम की धारा 17 यानी कि 17 को जोड़ लेना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा आपका 17 से जोड़कर इस केस को पढ़िएगा। अगला एक और क्वेश्चन लिखिए, मुसाहर साहू बनाम हाकिम लाल। मुसाहर 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 साहू मुसाहर साहू मुसाहर साहू बनाम हाकिम लाल का केस। हाकिम लाल मुसाहर साहू वर्सेज हाकिम लाल का केस पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है तो सेक्शन 53 से। देखिए एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं ताकि आपका कपटपूर्ण अंतरण समझ में भी आए, वह उदाहरण भी आपको देखना है। देखिए आपका मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी से ये 1 लाख रुपया उधार लिया है। ध्यान में रखिए कितना, 1 लाख। बी के पास ये मकान है, माने ए के पास। ए का इरादा ये है कि मैं इस मकान को सी को बेच दूं ताकि बी का 1 लाख रुपया अदा न हो। यानी कि बी का जो 1 लाख रुपया ए उधार लिया है उसको मारने के चक्कर में, मारने मतलब कि हम अदा न करें, ए करता क्या है, जो उसके पास मकान है वह सी को बेच देता है और इरादा ये है कि हम किसका हक मार लें, बी का। अगर सी को इस बात की जानकारी है कि इस मकान से ही बी 1 लाख रुपया वसूलेगा और फिर भी मकान खरीदता है, तो बी को हक है कि वह मुकदमा करके और इस विक्रय विलेख को रद्द करवा सके और ये दिखा सकता है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये हमारे साथ फ्रॉड के लिए हुआ है ताकि हमारा पैसा क्या हो जाए, डूब जाए। तो यही आपको डिटेल में पढ़ना है आपका 53 में। अगला लिखिए भाई 53A 53A कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है 53A। यहाँ से भी आपका खूब क्वेश्चन बनता है, मिलाने के लिए भी केस भी। लिखिए आपका 53A में भागिक पालन या आंशिक पालन या पार्ट परफॉर्मेंस। लिखिए भागिक पालन या दूसरी भाषा में इसे कहा जाता है आंशिक पालन। आंशिक पालन अब देखिए आंशिक पालन का मतलब क्या हुआ, पहले समझ लिया जाए तब आपका एक तो सेक्शन अच्छे से याद रखिएगा। पार्ट परफॉर्मेंस कई बार पूछा है मिलाने के लिए। अब देखिए आंशिक पालन का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए ए ने बी से आपका करार किया कि हे बी हम तुम्हें अपना मकान बेचेंगे, और करार के अनुसरण में ए ने क्या किया कि अपनी जो अचल संपत्ति यानी कि अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा बी को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट परफॉर्मेंस में कब्जा का दिया जाना अनिवार्य है। अब समस्या ये है कि ये बेच ही नहीं रहा है, मैंने कब्जा किसको दे दिया, बी को। अभी एग्रीमेंट टू सेल किया है यानी कि विक्रय नहीं बल्कि विक्रय का केवल क्या किया है, करार।
कि भविष्य में हम बेचेंगे आपको, लेकिन बेच नहीं रहा है, तो अब बी को क्या अधिकार होगा, क्योंकि उस मकान पर कब्जा तो किसका है, बी का। तो कानून ये कहता है कि जो ये आपका भागिक पालन का अधिकार है, आपका बी को क्या अधिकार होगा, तो एक तो कब्जा बनाए रखे, और जब बी को हटाने के लिए मुकदमा होगा तो बी अपना डिफेंस ले सकता है कि ए ने हमारे साथ करार किया था, करार के अनुसरण में हमें पजेशन मिला, अतः इस करार का पालन किया जाए और हमारा कब्जा हटाया न जाए। तो अब समस्या ये है कि जो पार्ट परफॉर्मेंस हैं ये सामयिक अधिकार हैं कि विधिक अधिकार हैं। तो भाई साम्या ने नहीं, किस धारा ने दिया है, 53A ने। और आपका वाद कारण उत्पन्न करता है कि डिफेंस या बचाव में प्रयोग किया जाता है, तो बी कब प्रयोग करेगा, अपने बचाव में, जब बी को हटाने के लिए क्या होगा, मुकदमा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आया कि भागिक पालन की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति 4-5 ऑप्शन देगा, दो प्रकृति देखिएगा, पहला आपका सामयिक अधिकार और विधिक अधिकार दे, तो आपका सामयिक या इक्विटेबल न मारकर विधिक या कानूनी मारिएगा। और दूसरा आपका ये जो भागिक पालन है ये डिफेंस या बचाव में क्या है, उपलब्ध। लिखिए, इसको डिटेल में आगे बताया जाएगा। लिखिए भाई, भागिक पालन का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है। भागिक पालन का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है। विधिक माने लीगल, यानी कि कानूनी, उसको कानूनी भी लिख सकते हैं। कानूनी सिद्धांत है तथा बचाव में उपलब्ध है, तथा बचाव में उपलब्ध है। अगला लिखिए, यह धारा 1929 ईस्वी में जोड़ी गई। यह सेक्शन, यह धारा 1929 ईस्वी में जोड़ी गई। हो सकता है पूछ ले, अभी पूछा नहीं गया है। अगला लिखिए, केस ज़्यादा पूछा जाता है, सभी केस याद रखिएगा, 5-6 केस हैं इस पर। लिखिए भाई, एक एक केस लिखिए। मोहम्मद मूसा वर्सेज अघोर कुमार गांगुली, खूब पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मोहम्मद मूसा वर्सेज अघोर, अघोर कुमार गांगुली। ये आपका केस कई बार आ चुका है भाई, अंडरलाइन करिए, ये कई बार रिपीट किया है कई राज्यों में। मोहम्मद मूसा जैसे ही केस आए, किससे मारेंगे रिलेटेड आपका पार्ट परफॉर्मेंस या आंशिक पालन या भागिक पालन। अगला लिखिए, आरिफ वर्सेज यदुनाथ। दूसरा केस लिखिए, आरिफ वर्सेज यदुनाथ। आरिफ वर्सेज यदुनाथ। तीसरा केस लिखिए, प्रबोध कुमार दास। प्रबोध कुमार दास वर्सेज दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड। दंतमारा टी कंपनी लिमिटेड। अगला केस लिखिए जो पूछा गया है, मेडिसन वर्सेज एंडरसन। मेडिसन वर्सेज एंडरसन। अगला केस लिखिए भाई आपका,
मियाँ पीर बख्श का केस, मियाँ पीर बख्श, मियाँ पीर बख्श का केस, मियाँ पीर बख्श का केस। अगला लिखिए, सरदार गोविंद राय महादिक, सरदार गोविंद राय महादिक, महादिक, सरदार गोविंद राय महादिक वर्सेज देवी सहाय, देवी सहाय। अगला केस लिखिए, मानक लाल मनसुख भाई, ये भी केस रिपीटेड है, मानक लाल मनसुख भाई, मानक लाल मनसुख भाई वर्सेज होरमस जी जमशेद जी, होरमस, देखिए ऐसे लिखना है, होरमस, होरमस जी जगदीश जी, मैंने 2 बार जी लगा है, होरमस जी जगदीश जी। इतना में वैसे आ जाना चाहिए, 90% चांस है कि इसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगला लिखिए भाई, अब हेडिंग डालिए आपका अध्याय 3, चैप्टर 3 देखना है। अब अध्याय 3 लिखिए, विक्रय के विषय में, सेल या विक्रय के विषय में, सेल के विषय में, यानी कि विक्रय के विषय में। धारा लिख लीजिए 54 से लेकर आपका 57, 54 से लेकर 57 तक लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विक्रय में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। 2-3 लाइन लिखिए समान, तब सेक्शन चला जाए। विक्रय में कीमत के बदले स्वामित्व का ट्रांसफर किया जाता है। स्वामित्व का अंतरण किया जाता है। विक्रय में पूर्ण हित का अंतरण होता है, आंशिक न मार दीजिएगा। विक्रय में पूर्ण हित का अंतरण किया जाता है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, पूर्ण हित का अंतरण किया जाता है। टीपीए केवल अचल संपत्ति के विक्रय में लागू होगी। टीपीए केवल अचल संपत्ति के विक्रय में लागू होगी। यदि विक्रय चल संपत्ति का किया जाता है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का, यदि विक्रय चल संपत्ति का किया जाता है, तब ऐसी दशा में माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होगा। माल विक्रय अधिनियम 1930 लागू होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सेक्शन 54, सेक्शन 54 में
विक्रय विक्रय का करार तथा विक्रय का ढंग तीनों दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। बिहार इस बार मेंस में बनाया था। लिखिए टीपीए की धारा 54 में विक्रय विक्रय का करार कामा देकर लिखिए उसी में विक्रय का करार तथा विक्रय का ढंग तीनों का वर्णन है। यानी कि विक्रय की भी परिभाषा दी गई है, विक्रय के करार की भी, और कैसे विक्रय किया जाएगा उसकी भी। अब यहाँ से भाई कैसे विक्रय किया जाएगा वहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, वो तो आगे बताया जाएगा। 55 लिखिए भाई, सेक्शन 55 यूपी में भी आपका बना था और एमपी में भी सेक्शन ये बना था। एक लाइन का बना था, बिहार मेंस में बना था कि क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व टीपीए के किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो प्री में बस एक लाइन बनता है और आपका यूपी जे में बना था। लिखिए धारा 55 भाई, क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। प्री के लिए केवल एक लाइन याद रखें, सेक्शन ये क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है मेंस में भी टिप्पणी में और प्री में भी आपका बनता रहता है 56। लिखिए भाई, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन मार्शलिंग बाई सब्सिक्वेंट परचेजर। पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन, पाश्चिक क्रेता द्वारा क्रम बंधन। अभी हम बता रहे हैं क्रम बंधन क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए। पहला तो ये जानना है, आपका कई बार यूपी में भी बना है, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग या क्रम बंधन का सिद्धांत टीपीए की किन धाराओं में समाहित है। तो अगला लिखिए लाइन आपका सेक्शन 56 में ही चल रहा है। लिखिए क्रम बंधन का सिद्धांत सेक्शन 56 यानी कि धारा 56 तथा होना चाहिए तथा 81 में दिया गया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है 56 में और 81 में। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग किस धारा में है, तो आपका जवाब रहेगा 56 में और दूसरा किस में, 81 में। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 56 कब लागू होगी और 81 कब लागू होगा। तो उसको एक एक लाइन लिखिए, 56 विक्रय के मामले में लागू होगी, माने सेल के मामले में। 56 विक्रय के मामले में लागू होगी, जबकि 81 मार्गेज यानी कि बंधक के मामले में लागू होगी। जबकि 81 मार्गेज अर्थात बंधक के बारे में लागू होगी। इसके बाद आपका केस पूछा जाता है कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया और जज का नाम भी याद रखना है। तो लिखिए एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, एल्ड्रिच वर्सेज कूपर, रट कर जाइएगा। एल्ड्रिच वर्सेज कूपर के बाद में
जस्टिस इल्डन, ई आधा ल ड न, इल्डन ने, देखिए एल्ड्रिच वर्सेज कूपर के वाद में जस्टिस इल्डन ने सर्वप्रथम क्रमबंधन अर्थात मार्शलिंग क्रमबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब देखिए एक बार आपका मार्शलिंग बताया जाए होता क्या है। आपका विक्रय होगा तो 56 और मार्गेज होगा तो 81। बहुत आसान है। देखिए ए के पास आपका दो मकान है, ये और ये मकान नंबर 1 मान लिया जाए और ये दूसरा कौन मकान नंबर 2। ए क्या काम करता है कि बी के पास अपने दोनों मकानों को आपका बंधक रखता है और पहले मकान पर भी 1 लाख रुपया उधार बी से लिया है गारंटी रख के, और दूसरे मकान पर भी कितना लिया है 2 लाख। यानी कि आपका बंधककर्ता भी एक है और बंधककर्ता एक संपत्ति बंधकदार के पास रखा है कि एक से अधिक, एक पर नहीं लागू होगा। कितनी संपत्तियां हमने रखवाया 2, और आपका बंधकदार है भी, इसी के पास दोनों संपत्तियां हैं, दोनों पर आपका पैसा भी लिया गया कितना 1 लाख। अब होता क्या है कि ए क्या काम करता है कि संपत्ति नंबर 2 को आपका सेल कर देता है और सेल सी को करता है तो आपका 56, और अगर वह संपत्ति नंबर 2 को ए बाद में आपका सी को बंधक कर देता है तो सेक्शन 81। भाई याद रखे, विक्रय किया जाए तो कौन सी धारा 56, और मार्गेज किया जाए दोबारा किसी अन्य को तो कौन सी धारा 81। अब आइए सी को भाई दूसरे संपत्ति नंबर 2 सी को विक्रय कर दिया गया तो शुद्ध रूप से टीपीए की धारा 56 लागू होगी। अब देखिए आपका तो जो ये पश्चातवर्ती अंतरिती होगा यानी कि सी होगा, यही मार्शलिंग या क्रमबंधन की मांग करेगा। तो सी बी से कह सकता है कि हे बी, आप अपना पूरा पैसा संपत्ति नंबर 1 से वसूलिए क्योंकि संपत्ति नंबर 2 को हमने खरीद लिया है। तो पूरा पैसा बताइए बी का कितना है 2 लाख। तो कौन कह सकता है कि आप पहले पूरा पैसा प्रॉपर्टी नंबर 1 को बेचवा कर खरीदिए सी। तो सी ये कह सकता है कि हे बी, पहली संपत्ति को आप बेचवाइए, अपना पूरा 2 लाख वसूलिए। अगर पहली संपत्ति से आपका 2 लाख पूरा नहीं होता तब जो हम संपत्ति खरीदे हैं इस संपत्ति से आप बेचवा कर लीजिएगा, लेकिन आपका पहले क्या करिए, आपका संपत्ति नंबर कौन से वसूलिए 1। भाई सी ये नहीं कह सकता कि हमारी संपत्ति पर कोई आपका हक नहीं है क्योंकि ये बाद में आया है, लेकिन बस ये मांग कर सकता है कि सीरियल वाइज क्रमबंधन, यानी कि पहले आप किसको बेचकर वसूलिए संपत्ति नंबर 1 को। हाँ, अगर आपका 2 लाख पूरा नहीं होता है तो हमारी संपत्ति को बेचवाइएगा और वसूलिएगा। तो इसी को आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग कहते हैं। तो अगर सी को बेचा गया है तो 56, और अगर सी को पुनः बंधक रख दिया है ए ने तब आपका 81, और कोई अंतर नहीं है। अगला लिखिए भाई आपका, आइए अब अध्याय 4 चला जाए। लिखिए चैप्टर 4 आपका बंधक के बारे में यानी कि मार्गेज के बारे में। हेडिंग डालिए अध्याय 4 चैप्टर 4 आपका बंधक के बारे में या मार्गेज के बारे में। सेक्शन 58 से लेकर
104 तक, 58 से लेकर, सेक्शन भी रटे रहिएगा कहाँ से कहाँ तक है बंधक और भार, तो 58 से लेकर 104 तक लिखिए। दो चार बातें तब तो आपका सेक्शन वाइज लिखवाया जाए। इधर से भी आपका ज्यादा क्वेश्चन बनता है। लिखिए भाई, बंधक केवल अचल संपत्ति का किया जाता है। बंधक केवल अचल संपत्ति का किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति का नहीं, चल संपत्ति का नहीं। यदि चल संपत्ति के बारे में वैसा संव्यवहार किया गया है, माने बंधक जैसा, यदि चल संपत्ति के बारे में वैसा संव्यवहार किया गया है, तब उसे प्लीज यानी कि गिरवी कहा जाता है। तब उसे गिरवी या प्लीज कहा जाता है और इसका प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा यानी कि गिरवी का, और इसका प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 172 से लेकर 181 तक है, 172 से लेकर 181 तक है। एक 172 में प्लीज या गिरवी परिभाषित है। अगला लिखिए, बंधक में आंशिक हित का अंतरण किया जाता है। बंधक में आंशिक हित का अंतरण किया जाता है। अगला लिखिए, सेक्शन 58 में सेक्शन 58 में कुल 6 प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुल 6 प्रकार के बंधकों का उल्लेख किया गया है। अब आपका जो पूछा जाता है, एक लिस्ट बना लेना है और देखिए आपका कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। आपका लिस्ट ये बनाना है, 58 से आपका एक लिस्ट बना लेना है और इस लिस्ट को भाई रट कर जाना है। 58 में क्लाज वाइज है तो आप क्लाज वाइज लिखिएगा और उसी की विशेषता जो मेन होगी वह एक लाइन हम आगे लिखवाएंगे, डिटेल में तो अभी संभव नहीं है। लिखिए 58A, स्मॉल ए लिखिएगा भाई, नहीं पहले 58A लिखिए। 58A पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। जो क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि सेक्शन 58 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 5 शब्द। लिखिए, सेक्शन 58A में 5 शब्दों को परिभाषित किया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या क्या परिभाषित है। 4 ऑप्शन देगा भरमाऊ, तो 5 शब्द देखिएगा और जिस ऑप्शन में आपका 5 शब्द रहेगा वह मारिए।
अगर केवल चार चार ही वर्ड दिया हो तो आप चार शब्द देखिए, और तीन वर्ड दिया हो तो तीन शब्द, और दो वर्ड दिया हो तो दो, और एक दिया हो उसमें से तो एक। अब ये नहीं कि कहिएगा कि सर पांच बता रहे थे, पांचों तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। भाई पांचों नहीं है तो चार देखिए, चार नहीं है तो कितना, तीन देखिए। इसको लिखिए भाई, क्रम से भी कभी काल मिलाने के लिए आ जाता है, क्रम से मैं लिख रहा हूँ। बंधक यानी कि आपका 58A हम चल रहे हैं, स्मॉल है। बंधक कामा दीजिए यानी कि मार्गेज, कामा दीजिए बंधक करता मार्गेजर। बंधक के बाद कामा दीजिए बंधक करता यानी कि मार्गेजर, कामा दीजिए बंधकदार, तीसरा शब्द है बंधकदार, मार्गेजी, बंधकदार। चौथा शब्द है बंधक धन, मार्गेज मनी कह सकते हैं, बंधक धन। और पांचवा शब्द है मार्गेज डीड यानी कि बंधक विलेख, बंधक विलेख। एक तो आपको तैयार रखना है क्रम से, आजकल का जो मॉडल चल रहा है इसमें जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। वह ये बन सकता है कि 58 में किसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो आप एक देखिए चीज इसमें आपका छूटी हुई है, भले आप न पकड़ पा रहे हो, मार्गेज प्रॉपर्टी यानी कि बंधक संपत्ति। लिखिए एक लाइन और नीचे लिखिए भाई, बंधक संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई है, बंधक संपत्ति की परिभाषा नहीं दी गई है। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, नया क्वेश्चन, कि किसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो बंधक संपत्ति, एक बंधक का पहले संव्यवहार हम बता दें और तब आपका आगे लिखवाया जाए, ताकि हल्का सा दिमाग में बैठा रहे कि ये होता है मार्गेज में। देखिए मान लीजिए ए को पैसे की आवश्यकता है और यह बी के पास गया पैसा मांगने। तो बी ने कहा कि भाई हम आप पर कैसे विश्वास करें, कुछ गारंटी के तौर पर, प्रत्याभूत के तौर पर रखिए तभी तो हम विश्वास करेंगे। तो ए के पास ये मकान था और इस मकान में हित का अंतरण ए ने किसको किया, बी को, मैंने आपका बी को किया, और बी से आपका कितना पैसा ए उधार ले लिया, 10 लाख। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपना मकान, आपका अपने मकान में हित का अंतरण बी को किया और बी से कितना उधार लिया है पैसा, 10 लाख। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति अपने संपत्ति में हित का ट्रांसफर करता है उसे मार्गेजर या बंधक कर्ता कहलाता है। तो इसमें किसने अपनी संपत्ति बी को हैंड माने हित का ट्रांसफर किया है, इस संपत्ति में ए ने। तो ए का नाम याद रखिए, क्या कहेंगे, बंधक कर्ता। किसको आपका दिया गया है, बी को, तो बी को क्या कहेंगे, बंधकदार, मार्गेजी। बताइए बंधक धन इसमें कितना दिख रहा है। तो ठीक है, बंधक धन कितना हो गया आपका, 10 लाख। और आपका बंधक विलेख यानी कि ये सब बातें जिस दस्तावेज पर लिखी जाएंगी उसे क्या कहा जाएगा, बंधक विलेख। और इस पूरे संव्यवहार को एक नाम देंगे, बंधक। यानी कि पूरे संव्यवहार को हम क्या कहेंगे। तो एक बात इसमें परिभाषित नहीं की गई भाई, ए को भी बता दिया गया, बी को भी बताया गया, धन भी बता दिया गया, विलेख भी बता दिया गया, और एक लाइन में पूरा इस संव्यवहार को मार्गेज कहेंगे। लेकिन आपका जो ये बंधक संपत्ति मकान था
इसकी परिभाषा 58A देती है कि नहीं? नहीं देती। तो आपका देखिए बी को तमाम अधिकार हैं, ए को भी अधिकार हैं। अगर ए पैसा वापस नहीं लौटाता तो बी को भी तमाम अधिकार हैं और उन्हीं अधिकारों को आगे हम बताएंगे। लिखिए भाई, अगला लिखिए 58B, क्रम से लिखिएगा और रट्टा मार कर जाइएगा। 58B स्मॉल बी लिखिएगा, मिलाने के लिए कई बार आ चुका है एमपी में और यूपी में भी। 58B लिखिए, सिंपल मार्गेज या सादा बंधक। सिंपल मार्गेज या सादा बंधक। सादा बंधक का मतलब ये हुआ, आपका शॉर्टकट में ही बताया जा रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। किस बंधक में पजेशन ए द्वारा बी को, यानी कि बंधक कर्ता द्वारा बंधकदार को नहीं दिया जाता। तो सादे बंधक में कब्जा बी को नहीं। फिर एक बार उदाहरण बना लीजिए भाई, नहीं तो फिर देखिए आपका ए बी, तो ए ने अपने मकान को बंधक रखा है किसके पास? बी के। और बी से कितना उधार लिया है? 10 लाख रुपया। अब इसी में आपका सब चलेगा। देखिए आपका अगर ए बी को अपने मकान में हित का अंतरण किया और बी से 10 लाख रुपया लिया और ए ने अपने मकान का कब्जा बी को नहीं दिया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये वादा किया है कि मैं पैसा आपको दूंगा। तो व्यक्तिगत रूप से कौन लौटाने का वादा किया है इस उदाहरण में? बताइए। ए। और ए ये भी कह रहा है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो ये जो मेरा मकान है आप बेचवा कर 10 लाख रुपया ब्याज सहित क्या करिएगा? वसूल लीजिएगा। तो अगर ऐसा समव्यवहार है तो इस समव्यवहार को हम सिंपल मार्गेज या सादा बंधक कहते हैं। जो सादे बंधक की अगली विशेषता है जो काफ़ी पूछी जाती हैं, अगर ऐसा मार्गेज किया जाता है तो इसका रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य है। चाहे संपत्ति 1 रुपया हो, दाम संपत्ति का 2 रुपया 3 रुपया, उससे मतलब नहीं है। 1 करोड़ हो तो किस बंधक का हर हाल में सदैव रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है? तो एक लाइन याद रखिए, कौन सा बंधक रट कर जाएंगे? सिंपल मार्गेज। तो 3-4 क्वेश्चन पहले निकाल लीजिए। सिंपल मार्गेज में कब्जा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? बिहार का मॉडल है, बताइए कब्जा दिया है या नहीं? व्यक्तिगत दायित्व होता है कि नहीं? ए व्यक्तिगत दायित्व लिया है कि नहीं कि हम लौटाएंगे, ठीक। और अगर ए पैसा नहीं लौटाता तो बंधकदार को क्या हक है? सेल करने का, और सेल करके क्या? पैसा वसूलने का। अगला क्वेश्चन, किस बंधक की रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है? तो नहीं, किस बंधक की रजिस्ट्री सदैव आवश्यक है? रट कर जाएगा किसकी? सादा। तो बस बिहार का एक क्वेश्चन आपका हो गया, इस बार पूछा भी गया था। डिटेल में तो हम बताएंगे ही एक एक शब्दों को, लेकिन प्रयास ये करिए कि प्री के लिए 80% क्वेश्चन आप ये रट कर जाइए और 80% जब ये पूरा हो जाए लिखवाना तो आपका कर्तव्य है कि अब एक बार कहीं से भी सॉल्व हो, टीपीए का आप सॉल्व उठाइए और जाकर देखिए कि 80% क्वेश्चन इन 4 दिनों में आ रहा है कि नहीं। और न आ रहा हो तो भाई बताइए, कोई भी सॉल्व हो, चाहे एमपी का, यूपी का, बिहार का, आपका कर्तव्य है ये है कि रट्टा मारना पड़ेगा। यूपी जे में भी आपको रट्टा, ये सब रट डालिए, उसके बाद समझाने का कर्तव्य है। लिखिए भाई इसमें सादा बंधक में लिखिए, इसमें लिखिए कब्जे का परिधान नहीं किया जाता। यहाँ 58B चल रहा है, इसमें थोड़ा समय लगता है। इसी में कब्जे का परिधान नहीं किया जाता।
दूसरा लिखिए व्यक्तिगत दायित्व होता है, यानी कि लौटाने का व्यक्तिगत दायित्व होता है। अगला लिखिए बंधकदार को विक्रय का अधिकार होता है, मैंने पैसा नहीं लौटा तो क्या करेगा दूसरी पार्टी, बेचेगी। बंधकदार को विक्रय का अधिकार होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हर एक बार पूछा जा रहा है, लिखिए इस बंधक की सदैव रजिस्ट्री अनिवार्य है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो, 1 रुपया तब भी, याद रखिए। इस बंधक की सदैव रजिस्ट्री अनिवार्य है, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। अगला लिखिए भाई आपका 58C, सी लिखिए 58 का सी, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, हेडिंग डालिए, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, मार्गेज बाई कंडीशनल सेल, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। इसमें भी आपका काफी पूछा जाता है। सशर्त विक्रय, देखिए आपका भाई सशर्त विक्रय का मतलब क्या हुआ। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या है, बंधक है कि विक्रय है, तो विक्रय ना मार दीजिएगा। ये बंधक के हम क्या चल रहे हैं, प्रकार बताइए कितने प्रकार के बंधक होते हैं, अभी लिखवा गया था। हाँ, तो ये चौथा प्रकार हम बता रहे हैं। दूसरा, पहला कौन बताए, सादा, दूसरा कौन, सशर्त विक्रय। ए बी को अपना मकान बंधक रखता है, ध्यान में रखिएगा, क्या माने, ए बी को अपना मकान मार्गेज करता है, और मार्गेज तो करता है यानी कि सशर्त रूप से, यानी कि कंडीशन लगाकर बेच देता है, लेकिन कंडीशन लगाकर कि इस निश्चित समय पर अगर मैं पैसा नहीं वापस किया तो ये विक्रय पूर्ण हो जाएगा, यानी कि ये विक्रय मान्य हो जाएगा, और पैसा वापस कर दिया तो ये विक्रय क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई पैसा अगर मैं तुम्हें वापस नहीं किया तो जमीन तुम्हारी हो जाएगी, और वापस कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा, एक लाइन में। इसी को हम क्या कहते हैं, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। अब बंधक है, विक्रय ना कह दीजिएगा। तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक क्या होता है, पट्टा विक्रय बंधक दान। तो क्या मार कराएंगे, विक्रय ना मारिए, ये क्या है, बंधक के प्रकार चल रहे हैं। अब यहाँ जो आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है, कई बार बना भी है, कि किस बंधक में फोरक्लोजर या पूर्वबंध का अधिकार होता है। लिखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है इस बंधक, लिखिए इस बंधक में बंधकदार को, इस बंधक में बंधकदार को फोरक्लोजर, हिंदी में लिखे पूर्वबंध का अधिकार होता है। फोरक्लोजर हिंदी में लिखे पूर्वबंध का अधिकार होता है। अब पूर्वबंध क्या है ये देखिए, याद करके जाइएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी को पैसा नहीं लौटाया तो बी को हक है कि इस जमीन पर जितने भी अब अधिकार ए के थे उसको जब्त कर ले, यानी कि उसको न्यायालय से क्या करा ले, जब्त करा ले, पैसा वसूलने के लिए। तो भाई पूर्वबंध ना है तो उसको लिखे जब्ती,
आप लिख करके थोड़ा लिख लीजिएगा। पूर्वबंध को हम क्या कहते हैं? जब्ती। यानी कि बंधक कर्ता के अधिकारों को जब्त करवा लेना ही फोरक्लोजर या पूर्वबंध कहलाता है। एक और क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि बंधकदार का सबसे उच्चतम अधिकार कौन है? तो वह फोरक्लोजर, यानी कि क्या कराए? संपत्ति को ही जब्त। अगला लिखिए भाई आपका धारा 58D, यानी कि भोग बंधक। ये भी आपको पूछा जाता है। भोग बंधक, भोग बंधक क्या मतलब है? वह बहुत आसान है। इसी उदाहरण में एक लाइन देखिए। ए बी से पैसा 10 लाख रुपया उधार लिया और अपना मकान का कब्जा बी को दे दिया और कहा कि इस मकान का भोग करो, यूज करो, प्रयोग करो, और इसी मकान से जो किराया आएगा अपना 10 लाख रुपया क्या करना? धीरे धीरे वसूलते रहना। और जब 10 लाख रुपया तुम्हारी वसूली हो जाएगी तो इस मकान का कब्जा हमें क्या करना? लौटा देना। तो बताइए, भोग बंधक में कब्जा दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। लेकिन अधिकार क्या है? विक्रय का अधिकार नहीं है, जब्ती का भी अधिकार नहीं है। बस अधिकार है कि तब तक भोग करता रहे, तब तक किराया उराया वसूलता रहे, जब तक कि पूरा पैसा अदा न हो जाए। लिखिए इसमें एक लाइन, भोग बंधक में कब्जा दिया जाता है। भोग बंधक में कब्जा दिया जाता है। विक्रय तथा पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता। स्पष्ट लिखिएगा, केवल कब्जे का अधिकार होता है। विक्रय तथा पूर्वबंध का अधिकार नहीं होता। अगला लिखिए धारा 58E। अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मार्गेज कहा जाता है। अंग्रेजी बंधक लिखिए। अंग्रेजी बंधक भाई, अब इसमें लिखिए व्यक्तिगत दायित्व होता है। एक लाइन लिखिए, व्यक्तिगत दायित्व होता है, माने व्यक्तिगत रूप से दायित्व लेता है कि हम पैसा क्या करेंगे आपको वापस। अब आपका क्वेश्चन जो बनता है कि किसमें पर्सनल लाइबिलिटी लेता है बंधक करता कि हम पैसा व्यक्तिगत रूप से वापस करेंगे? तो आपका एक मार्गेज हमने बताया था सादा, और दूसरा किस में बताया गया? आपका अंग्रेजी। एक लाइन और लिखिए तो भाई अलग से इसी में, सादा बंधक तथा अंग्रेजी बंधक में, अलग से लिखिए एरो बनाकर, सादा बंधक तथा अंग्रेजी बंधक में व्यक्तिगत दायित्व होता है। अगला लिखिए धारा 58F। भाई क्रम वाइज याद करके जाइएगा। धारा 58F, ये क्वेश्चन आपका यूपी से लेकर हर एक जगह पूछा जा रहा है। लिखिए भाई पहले, तब इसमें 3-4 टेक्निकल बातें हैं। लिखिए, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, यानी कि मार्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। मार्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक।
देखिए इसी में आपका भाई बताया जाए, मान लीजिए ए के पास ये मकान है और इस मकान का ओरिजिनल कॉपी ए के पास है, माने स्वामित्व का कागज। तो ए बैंक में जाता है, बैंक वाला उदाहरण बताया जाए, बैंक में जाता है और ए अपने मकान की ओरिजिनल कॉपी कहाँ रखता है, बैंक के पास, और बैंक से कितना उधार लेता है, 10 लाख रुपया। तो अगर ये संव्यवहार ऐसा है कि जो स्वामित्व का कागज है, दस्तावेज हैं, उसको आपका रख कर प्रत्याभूत के रूप में और कुछ धन उधार लिया जाता है, तो इस मार्गेज को हम क्या कहेंगे, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। इसी का एक उपनाम है, वह है इक्विटेबल मार्गेज या सामयिक मार्गेज। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि सामयिक किस बंधक को सामयिक बंधक कहा जाता है, या किस बंधक का सरनेम यानी कि उपनाम सामयिक बंधक है। तो भाई रट कर जाइए, किस बंधक का उपनाम है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। लिखिए इसको, इस बंधक का उपनाम सामयिक बंधक है। इक्विटेबल मार्गेज सामयिक बंधक। अभी हम मॉडल बना रहे हैं 2-3 आपका, इस पर पहले इसको लिखवा लिया जाए। अगला लिखिए भाई आपका, इस बंधक की, इस बंधक का लिखित में होना तथा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। खूब पूछा गया ये भी, इस बंधक का लिखित में होना और पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अब दो आपका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, किस बंधक का रजिस्ट्रेशन सदैव आवश्यक है। तो पहला बंधक हमने बताया था कौन, सिंपल, रट कर जाइए। और किस बंधक का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, तो क्या मार कर आएंगे, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनता है, बिहार उहार तमाम जगह बना, उपनाम तो याद ही रखिए, सामयिक बंधक। अब जो आपका देखिए कहा जाता है नहीं, आपका जैसे कि राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, लेकिन पप्पू है नहीं, ये नहीं कि मार दीजिएगा पप्पू, कौन प्रकार सही नहीं है। जैसे कि मोदी जी को मौनी बाबा या फेकू कहा जाता है नहीं। आपका अखिलेश जी को बबुआ कहा जाता है, लेकिन बबुआ है नहीं, आपका भाई परिपक्व है। और मायावती जी को बुआ कहा जाता है, तो बुआ जैसी दिखती जरूर है लेकिन है नहीं। तो उसी प्रकार मैं फिर बता दूं, एकदम सटीक याद रखिए दिमाग में, बहुत सतर्क रहो के, और ये क्वेश्चन गलत होकर आता है ज़्यादा, कि कौन बंधक का प्रकार नहीं है। देखिए हम लिख रहे हैं भाई, ये सामयिक बंधक कहा जाता है, प्रकार नहीं है, कहीं हमने लिखवाया नहीं है, बस ये कि इसका सरनेम है। तो आपका दे देगा कौन बंधक का प्रकार नहीं है, एक दे देगा सादा बंधक है ही, दूसरा अंग्रेजी बंधक बताया ही गया, तीसरा भोग बंधक यानी कि जब तक यूज करिए तब तक पैसा न दीजिए, और चौथा दे देगा सामयिक बंधक। तो बताइए कौन प्रकार वर्णन या उल्लेख नहीं है सामयिक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सामयिक बंधक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है वो अलग बात है, किसको उपनाम है सामयिक बंधक, तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। लेकिन प्रकार न मार दीजिएगा, प्रकार आपका लीगल भाषा में क्या है, हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। अब आइए अगला लिखिए भाई, अंतिम आपका 58
जी, जी है ना। 58 जी, विलक्षण बंधक, नाम से ही विलक्षण है। विलक्षण बंधक, लिखिए आपका इसमें बंधक के प्रकारों का अवशेषी रूप या रिजुडियरी, लिखिए बंधक के प्रकारों का अवशेषी रूप या अवशिष्ट रूप, यह बंधक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि कोई समव्यवहार बंधक है, यदि कोई समव्यवहार बंधक है लेकिन ऊपर के 5 बंधकों में, ऊपर के 5 बंधक जो लिखवाए गए हैं, ऊपर के 5 बंधकों में किसी में सही सही फिट नहीं होता, ऊपर के 5 बंधकों में किसी में सही सही फिट नहीं होता, तब उसे विलक्षण बंधक कहा जाएगा। तब उसे विलक्षण बंधक कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बातें सादा बंधक की मिल रही हैं, कुछ अंग्रेजी की एक दो बातें, तो ऐसी दशा में दोनों मिक्स हो गया तो कानून कहता है कि जब सही सही आवश्यक तत्व मिल नहीं रहे हैं लेकिन समव्यवहार किसका है, मार्गेज का, तो एक अवशेषी मार्गेज बना दिया गया। कौन सा? लास्ट में विलक्षण। अब इसमें एक और विशेषता पूछी जाती है कि किन बंधकों में फोरक्लोजर यानी या नहीं पूर्वबंध या फोरक्लोजर या जप्ती की व्यवस्था होती है, तो विलक्षण बंधक में भी है। लिखिए, इस बंधक में जप्ती नहीं पूर्वबंध का प्रावधान होता है। इस बंधक में पूर्वबंध का प्रावधान होता है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे मार्गेज हैं जिसमें फोरक्लोजर होता है। तो इसके पहले भी मैं एक मार्गेज लिखवाया था और दोनों को एक साथ एक जगह मैं एकत्र करवा दे रहा हूँ। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखे, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक तथा विलक्षण बंधक में पूर्वबंध का अधिकार होता है। अगला हेडिंग डालिए तो आपका बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व। हेडिंग डाल लीजिए, सेक्शन वाइज पूछा जाता है। बंधक कर्ता के अधिकार और दायित्व, पहला तो सेक्शन वाइज पूछा जाता है, कहाँ से कहाँ तक है। तो भाई किसी भी हाल में सेक्शन गलत न हो, 60 से लेकर 66, धारा 60 से लेकर 66 बेर एक पर ही लिख सकते हैं। फिर एक बार देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में कि बंधक कर्ता या मार्गेजर के अधिकार दायित्व का उल्लेख टीपीए के किस सेक्शन में, तो किस सेक्शन से किस सेक्शन में आप मार्क कराएंगे, 60 से लेकर कहाँ तक, 66। फिर एक बार उदाहरण हम बना दें और इसी पर समझा कर तब आपका लिखवा दें कई क्वेश्चन। देखिए भाई, आपका
फिर से एक बार उदाहरण समझिए, 10-12 सेक्शन इसी पर निकलेगा, लिखवा देंगे, अब समझाएंगे नहीं। अब आइए, ए है और ए ने अपना मकान बंधक किसके पास रखा? बी के पास, चाहे कब्जा दिया हो या न दिया हो, और गारंटी के तौर पर रखा। और कितना धन उधार ले लिया है? 10 लाख। तो आप लोग फिर बताइए, जो व्यक्ति हित का ट्रांसफर किया है यानी कि ए, तो कानून में इसका क्या नाम देंगे? मार्गेजर या बंधक करता। जिस व्यक्ति के फेवर में हित का ट्रांसफर किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? मार्गेजी या बंधकदार। और 10 लाख क्या कहलाएगा? बंधक धन। और जिस कागज पर ये लिखा गया है क्या कहलाएगा? बंधक विलेख यानी कि मार्गेज डीड। और इस पूरे संव्यवहार को हम क्या कहेंगे एक लाइन में? मार्गेज। तो अभी बताया गया किसकी परिभाषा मिस है यहाँ? किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? बंधक संपत्ति। बंधक संपत्ति कौन है? ये मकान, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, लिखवा गया ये। अब आइए, जो ये ए का हक होगा ये आपका 60 से लेकर 66 तक में मिलेगा, ये याद रखना है। और जो बंधकदार या बी का हक होगा वह 67 से लेकर, देखना पड़ेगा कहाँ तक है ये, 77, 66 से लेकर 77 अभी लिखवा देंगे, समझ लीजिए पहले। अब आप लोग बताइए, ए का अधिकार पहले देख लिया जाए, 2-3 सेक्शन रट कर जाइएगा। आपका ए को क्या अधिकार है? ए को अधिकार है कि वह बी को पैसा वापस करे, 10 लाख और ब्याज, और अपनी संपत्ति वापस ले ले। ये ए का जो ये अधिकार है कि धन वापस करके और अपनी प्रॉपर्टी को बी से वापस ले ले, आसान भाषा में ए के इस अधिकार को कहते क्या है? खूब नाम पूछा जाता है, राइट टू रिडीम। रटे रहिए, राइट टू रिडीम यानी कि मोचन का अधिकार। फिर एक बार देखिए, ए को ये अधिकार है कि वह बी को अपन पैसा लौटा दे और अपनी जमीन क्या पाले? वापस। तो ये जो ए का अधिकार है, अब कानूनी रूप से इसे क्या नाम दिया जाता है? राइट टू रिडीम, मोचन का अधिकार, छुड़वाने का अधिकार। किसको छुड़वा ले? अपने मकान को, क्या करके? पैसा दिए बिना कि देकर? देकर। अब मोचन कितने दिन में करा सकता है? उसके लिए समय है 30 ईयर यानी कि 30 वर्ष। यानी कि जब आपका ड्यू हो गया, माने परिपक्व हो गया, यानी कि आपका डेट आ गई देने की पैसा, और ये नहीं दिया, तो कितने दिनों में पैसा देकर अपनी ज़मीन ले सकता है? 30 साल, लंबा समय दिया गया है। अब फिर एक बार कंसेप्ट आपको बनाना है कि ए का जो ये राइट है ये किस सेक्शन में है, ये भी क्वेश्चन बना है। तो ये जो पहला सेक्शन मिलेगा कौन सा? 60, ये ए का अधिकार है, मोचन का अधिकार। अगला जो आपका क्वेश्चन बना है कि मोचन का अधिकार किसका है? बंधककर्ता का, बंधकदार का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए आप लोग क्या मार्क कराएंगे? बंधककर्ता कि बंधकदार का? बंधककर्ता यानी कि मार्गेजर, ये भी आया है। मोचन का अधिकार किस धारा में समाहित है? 60 में। और इसी पर आपका केस आ जाएगा, वो भी हम बता दें। वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, यानी कि नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस के बाद में जस्टिस लॉर्ड राइट ने, खूब पूछा गया है, राइस 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 चावल वाला याद करके जाइए। नोक्स एंड कंपनी वर्सेज राइस के बाद में जस्टिस राइट ने ये बता दिया कि वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज, यानी कि एक बार बंधक सदैव बंधक और बंधक के सिवाय
कुछ नहीं। अब इसका आपका लोग उल्टा भी जो नहीं जानते हैं, आपका केवल वाक्य सुनेंगे, पढ़े नहीं रहते, यानी कि जो मुन्ना भाई एलएलबी हैं उनके बस की बात ही नहीं रहती। वो समझते हैं कि जब एक बार ए ने अपना मकान बी को बंधक कर दिया है तो अब सदैव बंधक हो गया, मकान फंस गया, अब ए को वापस नहीं मिलेगा। ये गलत अर्थ दिमाग में न बैठाइए, मैं फिर बता दूं। वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का मतलब हुआ कि जब ए बी को बेचा नहीं है, दान नहीं दिया है, पट्टा नहीं किया है, बल्कि क्या किया है, मार्गेज, और मार्गेज में सदैव ए को हक होगा कि वह पैसा बी को वापस करे और अपनी प्रॉपर्टी क्या कर ले, वापस ले ले। इस अधिकार पर जितने भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्लाग लगाए जाएंगे, वे सारे क्लाग शून्य होंगे, यानी कि बातिल होंगे, उनका कोई मतलब नहीं। अगर ये नियम न रहता तो देखिए क्या होता। लोग मजबूर लोगों की जमीनें अपने पास बंधक रखवाते और ऐसा माहौल बना देते कि बंधककर्ता कभी पैसा ही वापस न करे और दिमाग उनका सदैव उस मकान पर रहता, तो कानून कहता है कि ऐसा संभव नहीं है। ये आपको बेचा नहीं है, बल्कि क्या किया है, बंधक किया है, और एक को सदैव हक होगा कि वह आपका बी को पैसा देकर अपना मकान क्या कर ले, छुड़वा ले। भाई वापस कर ले मतलब क्या, छुड़वा ले। ए के इस अधिकार को ही राइट टू रिडीम कहा जाता है, मोचन का अधिकार। और ये अधिकार किस सेक्शन में समाहित है, 60। तो वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज का सिद्धांत किस धारा में, 60। हाँ, अब एक कितने दिनों के अंदर छुड़वा सकता है, तीसरा क्वेश्चन कितना दिन बताया गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और रट कर जाए कितने साल, 30 साल। चलिए भाई काफी रट रहे हैं लोग। देखिए आपका अब इसी में 61 पिछली बार ही पूछा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब समेकन करना, एकत्रित करना, समेकित करना। तो देखिए आपका होता क्या है, जैसे कि बिखरे हुए पन्ने हैं और आप एक जगह एकत्र कर दिए, बिखरे हुए बर्तन हैं आपने एक जगह एकत्र कर लिया, आपका ये हो गया। और क्या हो सकता है भाई आपका, कि बिखरे हुए बंधक हैं उनको एक जगह एकत्र कर लिया। तो भाई देखिए 61 पूछा गया था, और इसी के साथ हो सकता है पूछ ले एक और धारा। तो जब अब दो धारा याद रखना है, ठीक है, एक धारा जे में आया है, लेकिन आपको इसी के साथ एक और सेक्शन याद रखना है, क्योंकि अब नया मॉडल बन सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन का सिद्धांत, समेकित करने का सिद्धांत, समेकन का सिद्धांत किन धाराओं में दिया गया है। तो दो सेक्शन रट्टा मार कर जाइएगा, कौन कौन, 61 और दूसरा 67A। तो लास्ट में आपका ये बता दिया जाए, अभी एक दिन लगेगा भाई, मार्केट थोड़ा टिपिकल है आपका, फिर बता दें। प्रयास करिए कि कुछ बातें तो अभी समझ लीजिए, ताकि एक दिमाग में हल्का सा भाई 10% तो कंसेप्ट बना रहे, ताकि आगे मार्केट थोड़ा कठिन प्रावधान है। तो आइए देखा जाए, लास्ट में एक उदाहरण बताइए। ए ने बी को, बी के पास अपना संपत्ति नंबर 1 मार्गेज किया, फिर ए ने बी के पास संपत्ति नंबर 2 मार्गेज किया, माने अलग मकान। अब फिर संपत्ति नंबर 3 यानी कि तीसरा मकान भी किसको मार्गेज कर दिया, बी को, और तीनों मकानों पर अलग अलग पैसा लिया है, और तीनों मकानों का जितने समय के लिए मार्गेज था वह परिपक्व हो गया। परिपक्व हो गया मतलब कि अब पैसा अदा करने का समय आ गया, तीनों का कि दो का कि एक का, तीनों का। तो अब ए पहले मकान को छुड़वाने के लिए एक मुकदमा करे, दूसरे मकान को छुड़वाने के लिए मुकदमा करे,
और किसके लिए? तीसरे के लिए। और मुकदमा किसके प्रति से करना पड़ेगा अगर नहीं वापस करता है? बी के प्रति। तो कितने मुकदमे हो जाएंगे बताइए? 3। तो कानून ये कहता है, एक विकल्प देता है कि ये 3 मुकदमा न करे, क्योंकि 3 संपत्ति और एक ही व्यक्ति के पास है और उसी व्यक्ति के खिलाफ 3 मुकदमे करने पड़ेंगे, तो एक ही मुकदमा करे और तीनों संपत्तियों की वापसी का क्या कर दे? दावा कि संपत्ति नंबर 1 भी वापस किया जाए, 2 भी, 3 भी। तो ये क्या किया? तीनों संपत्तियों को एक साथ क्या किया? एकत्रित। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक जगह एकत्र कर दिया जाता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन। रटे रहे क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन किस धारा में है? फिर एक बार रटिए। अगर ए ऐसा करता है तो 61 में है, और अगर आपका बी करता है, जब्ती या विक्रय सबका करा दे, तो वह आगे बताया जाएगा कल। अभी 67A। बी पर हम कल बताएंगे। अभी किसका अधिकार हम बता रहे हैं? ए का। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका भाई एविडेंस चलेगा। कल तक अभी पूरा होगा भाई जाकर, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक भाई शुरू नहीं किया जाएगा। तो ये सब रटिए, फिर हम कर रहे हैं।